हेलो एवरीवन, अब हम लोगों के पास काफी कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में हमें बहुत शानदार और इफेक्टिव पढ़ाई करनी है जिसके थ्रू आउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह का वर्क होना है और वो है, यानी कि हमने यहाँ पे टोटल 6 शब्द तैयार किए हैं। वो 6 शब्द क्या हैं? अब आप लीजिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ये हमारा सेल है भैया, इसमें जिंक और कॉपर को यूज किया है, इसलिए पूरा क्लास जितनी देर का जरूर गया है, लेकिन आपको बस ये 3 शब्द निकालने थे और कुछ करना ही नहीं था पूरी क्लास में। इस तरह आपके एनसीईआरटी का 2 पेज अच्छे से तैयार होंगे। नेक्स्ट इसी तरह फिर एक क्वेश्चन लेंगे जो एक्सपेक्टेड होगा आपके एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी तगड़ा करना है। सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत ना हो, ये काम है इस सेशन में। हेलो एवरीवन, अब हम लोगों के पास काफी कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में हमें बहुत शानदार और इफेक्टिव पढ़ाई करनी है जिससे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया है। इस कम टाइम में हमें एनसीईआरटी भी काफी स्ट्रांग करनी है जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। तो ऐसे टाइम पर ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से सिर्फ 40 क्वेश्चंस, इफेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो भी सटीक एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ, जिससे कोई कमी ना रह जाए। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन के साथ इस पूरे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ये सेशन, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस के साथ और सटीक थ्योरी के साथ अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में एग्जाम में फोड़ करके आना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड पेज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले देखो कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग गिवन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिगर। इस क्वेश्चन में आपको एक ये सेल दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर को देख के आपको बताना है कि ये दिए हुए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जरा ऑप्शन भी पढ़ के देखो तो कुछ समझ में आएगा। कहता है जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड, कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। ये सब जो बातें हैं इसमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डिसॉल्व का मतलब क्या है, डिपॉजिट का मतलब क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ और एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड पेज को काफी स्ट्रांग करते हैं। इसमें सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट क्लियर रखना है कि इस थ्रू आउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह का वर्क होना है और वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मतलब या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में। और ये जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो एक डिवाइस में होता है और उस डिवाइस का नाम है सेल। यहां पे स्टूडेंट्स को सेल और बैटरी में फर्क जरूर पता होना चाहिए। सेल क्या है? सेल एक सिंगल यूनिट है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि बैटरी इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल। मतलब बैटरी के अंदर कई सेल होते हैं दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो सेल और बैटरी दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेल सिंगल यूनिट है जबकि बैटरी के अंदर कई सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या होना है, इस पूरे चैप्टर में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये केमिकल एनर्जी कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल एनर्जी है? तो उसके लिए देखिए आपको कैसे समझना है। केमिकल एनर्जी में कौन सा वर्ड आ रहा है? केमिकल आ रहा है। केमिकल का मतलब हो गया केमिस्ट्री। क्लियर? और केमिस्ट्री से एक ही चीज समझ में आती है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन। मतलब जहां पर रिएक्शन हो के जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। और उस तरह के एनर्जी को जब हम डिवाइस में डालते हैं यानी सेल में डालते हैं तो वो डिवाइस उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जहां पे आपको रिएक्शन करा के एनर्जी मिल रही है उसे हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जिसमें आप पहले ही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं। मतलब बिजली का इस्तेमाल आप जब पहले कर लेते हैं और इस बिजली का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन को तोड़ने के लिए करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन है ZnSO4, तो उसको तोड़ने के लिए हमने पहले ही बिजली का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके आपने इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा और वो इलेक्ट्रोलाइट अपने रिस्पेक्टिव कैथोड पे जाके प्रोडक्ट जो उसे बनाना होगा बना
बनाएगा, मतलब प्रोडक्ट बनाएगा, इसका मतलब आगे चल के वो केमिस्ट्री करेगा। तो दोनों में फर्क बस यही है कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हैं तो इसका मतलब आपने पहले ही बिजली का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भैया रिएक्शन होगी। तो दोनों की पहचान मैंने बता दी आपको। केमिकल एनर्जी की पहचान है कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी उसे हम केमिकल एनर्जी कहेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कि आपने पहले ही जहां पर भी बिजली इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हैं, और कोई ऐसा सेल होगा जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिएक्शन करवाने में मदद करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यही काम होना है सेल में। आइए अब देखते हैं कि ये केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कौन भेजता है और इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कौन भेजता है, किस तरह के सेल होते हैं। इस तरह का काम जो सेल करता है वो हमारे पास दो टाइप का सेल है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे तो ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सिखाया जा रहा है, और फिर जब आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी फटाफट अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे परफेक्ट क्वेश्चंस होगा और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे होगा तो उसमें सब आप सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे ईएमएफ निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका फंक्शन और क्या क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या क्या होता है, वो सब आगे सीखेंगे। आज सिर्फ हम अपने क्वेश्चन के लिए इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं बस, इसीलिए आपको इतने छोटे से फॉर्म में आपके सामने ये प्रेजेंट है। चलिए तो पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एनर्जी का कन्वर्जन जो सेल करता है, वो सेल हमारे पास दो तरह का होता है। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। पहचान कैसे करेंगे वो है सबसे बड़ा मुद्दा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा शब्द आ रहा है, केमिकल आ रहा है। केमिकल आ रहा है तो इसका मतलब आप कहां खड़े हैं, केमिकल एनर्जी पे खड़े हैं। कोई भी सेल होगा बस एक ही चीज दिमाग में रखना कि अगर उसे सबसे पहले हाथ में केमिकल एनर्जी आ रही होगी तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और अगर उसके हाथ पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। यही सेल का मोटा मोटी काम है। क्लियर? तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल शब्द आ रहा है, यहां से आपको दिमाग में रखना है केमिकल का मतलब आ गया कि आप कहां खड़े हो, केमिकल एनर्जी पे खड़े हो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिर काम क्या हो गया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शन पे। मेरी बात को ध्यान से सुनना है, आगे भी बताया जाएगा लेकिन अभी भी ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल है जो अपने आप काम करती है, जिसके अंदर अपने आप रिएक्शन होता है, जिसके अंदर अपने आप पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हर जगह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोल रहे हैं, अपने आप अपने आप अपने आप। और इस अपने आप को बोलने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सब काम अपने आप होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है, वो कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और आप सभी को पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, अब तो गलत मत करना। क्लियर हो गया? चलिए अब तीसरी बात समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और क्या क्या नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम होता है गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, वोल्टेनिक सेल के भी नाम से जाना जाता है, और डेनियल सेल के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन जब आप डेनियल सेल बोल रहे हैं तो एक चीज अपने माइंड में याद रखना कि इसमें जो आप दो मेटल यूज करेंगे सेल को बनाने के लिए वो फिक्स है, और वो है जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर का जब कभी भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो इसका मतलब आप क्या बना रहे होंगे, डेनियल सेल। और इस डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट होता है। ये सब तो हम लोग बाद में भी जानेंगे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलिए अभी एनोड और कैथोड पे आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी हमें नाम से ही सीखना है। इसके अंदर क्या आ रहा है, लाइटिक आ रहा है। लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस जिसे आप लिसिस भी कहते हैं, और इस लिसिस का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमें सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जैसे ZnSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन दिया गया। तो CuSO4 को, इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, टूटना फूटना हो रहा है, और टूटने फूटने के लिए हमें सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, बिजली इस्तेमाल करना है। इसका मतलब आप बिजली पे खड़े हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हो, और ऐसी बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी में, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये सेल अपने आप ऑपरेट नहीं हो सकती, इसमें हमें अलग से एक बैटरी लगानी पड़ती है, तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करती है। तो इसका मतलब यहां पे एक्सटर्नल एजेंट यूज हो रहा है, और अगर एक्सटर्नल एजेंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। क्लियर? कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
क्लियर? तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस पर बेस्ड है? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल पे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव पे आप टिक लगाएंगे क्योंकि इसमें आप पहले ही बिजली यूज कर ले रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए एनोड कैथोड जस्ट अभी आपको समझाने जा रहे हैं, बस ऐसे ही उड़ता उड़ता देख लो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। चाहे जो भी सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। क्लियर? ये अभी आपको समझाने जा रहे हैं। बस दोनों में बेसिक फर्क ये है कि यहां पर एनोड का साइन नेगेटिव है और कैथोड का साइन पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का साइन पॉजिटिव होगा और कैथोड का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस साइन का फर्क होगा, लेकिन उन प्लेट्स के काम वही होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं, एनोड और कैथोड को कैसे समझना है उसको देख लेते हैं फटाफट। अब हमारे पास सेल में उतरने का टाइम आ चुका है। सेल उतरने के पहले आप जरा सा ये देख लीजिए कि पूरे सेल में किस तरह की चीजें हो रही होंगी। एक रॉड को उसी के सोल्यूशन में डुबाया गया होगा, मतलब जैसे जिंक का रॉड है तो जिंक के ही ZnSO4 सोल्यूशन में ही डुबाया गया होगा। जैसे देखो कॉपर है तो कॉपर को उसी के सोल्यूशन, कॉपर वाले ही किसी सोल्यूशन में डुबाया गया होगा। तो ये सब काम हमें सेल में करना है। तो भाई ये सब काम करना है तो पहले जो फंडामेंटल है वो तो क्लियर होना चाहिए। जब भी हम किसी मेटल को उसी के सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, डुबाते हैं, तो तीन तरह का काम हो सकता है। या तो वो मेटल गल जाएगी, देख रहे हो गल गई, या तो वो मेटल बन जाएगी, मतलब उस पे और मेटल आके डिपॉजिट हो जाएंगे, वो मेटल और मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो या तो क्या हो सकता है, गल जाएगी, या तो मेटल वो जो इलेक्ट्रोड है वो बन जाएगी, या तो फिर कुछ नहीं होगा। यही तीन केस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल है। क्लियर? तो आइए सीखते हैं एक एक केस को, वो भी फटाफट सीखना है हम लोगों को। अब देखो, अगर हम लोग जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम इंडिविजुअल हाफ सेल और हाफ सेल का फंक्शन सीख जाए और इसको वापस अगर असेंबल कर दें तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। और उसी स्ट्रैटेजी को क्लियर करने के लिए हमने ये छोटे छोटे पीसेस आपके लिए बना के रखे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने किसी मेटल रॉड यानी जिंक की रॉड को ZnSO4 उसी के सोल्यूशन में डुबा के रखा है। और जब डुबा के रखा तो एक ही चीज याद रखो, सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज याद रखो कि भैया अगर रॉड को डुबाओगे तो रॉड जो है गलेगी। ठीक है, गलेगी, सीधी बात। तो हमने इस रॉड को इसके अंदर डुबा रखा है, तो रॉड गल गई, देखने से भी लग रहा है गल गई है। तो इस गल गई का मतलब क्या है? देखिए, जिंक के रॉड से जिंक के एटम गल गल के बाहर होने लगे। गल गल के बाहर होने का मतलब होता है कि जो जिंक है वो अपने आयन में कन्वर्ट होने लगा। और अगर जिंक अपने आयन Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहां पे पॉइंट हमें बड़े अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर पॉइंट ये है कि जब हम किसी रॉड को उसी के सोल्यूशन में डुबाते हैं तो वो डिसॉल्व होने लगती है। तो पहला वर्ड मेरे सामने निकालने लायक आ गया, डिसॉल्व। और इस डिसॉल्व को जब हमने समझा तो हमें नजर आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस डिसॉल्व का मतलब माइंड में बैठा लिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान देना है आपको कि जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और Zn+2 में कन्वर्ट हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहां है? वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे बैठे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में बैठे, इसी वजह से ये प्लेट कैसी प्लेट बन गई? निगेटिव प्लेट बन गई। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि जब इस इलेक्ट्रॉन से, देखो आगे हमने एक वायर जोड़ रखा है, कंडक्टिंग वायर जोड़ रखा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग वायर मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर जाएगा। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दे उस प्लेट को हम लोग एनोड बोलेंगे। आज से क्लियर, फिक्स कर लिए हमने बातें। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। तो ये प्लेट कैसी हुई? एनोड हुई। मतलब तीन बातें अब एक साथ मिला दो। तीनों बातों का मतलब है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब जब गलेगी तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये प्लेट कैसी बनी? एनोड प्लेट बनी। यानी कि आज से माइंड में फिक्स कर लो कि एनोड पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो तीन पॉइंट आपको निकालना था। डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब गल जाएगी, गलने का मतलब अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब अपने आयन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन बोलोगे। यानी जब भी डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये प्लेट मैंने आपको समझा दी कि ये प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये प्लेट क्या हुआ? एनोड। और एनोड पे क्या दिखा? ऑक्सीडेशन। इसलिए आज से माइंड में बैठा लिया कि एनोड पे हर समय क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा।
क्लियर। अब आइए सेकंड पॉइंट, इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये क्लियर हो जानी चाहिए कि अभी तक हम लोग बात कौन सी कर चुके हैं। अभी तक हम लोग इतने की बात कर लिए हैं, अब इसकी बात करने जा रहे हैं। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो उसके बारे में हमने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जब हम इसकी बात करने जा रहे हैं तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ये कनेक्ट था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां जाने वाला है, तो इसको हमें इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को जो आपको सिखाने जा रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा। देखो भाई, यहां पर जैसे अगर यहां इसके आगे कुछ ना लगा होता तो ये अकेला था, तो ये भी अपनी उसी तैयारी में था, जाके इसमें गल जाता, टूट जाता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इससे पहले आप Zn वाला लगा चुके हैं और Zn ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है यहां से, और इसे आप एनोड वाली प्लेट कह चुके हैं कि ये एनोड है। यहां से जो है इलेक्ट्रॉन निकला होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं सपोज, वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो इसके अंदर पहुंच गए, इसके अंदर पहुंचे इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, कॉपर को हमने उसी के सोल्यूशन में डुबा रखा है। तो यहां पे कौन सा सोल्यूशन है, CuSO4, जिसमें कौन से आयन होंगे, Cu+2 और SO4-2। ये दोनों आयन यहां पे तैर रहे हैं सोल्यूशन में। इस Cu+2 की नजर पड़ गई इलेक्ट्रॉन पे, तो ये प्लस है और वो माइनस है, तो इसने तुरंत उसको गेन कर लिया और गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu। अगर ये बातें हम ऐसे ना सोचते तो अभी क्या कर रहे होते, इस कॉपर को हम तोड़ रहे होते, गला रहे होते, लेकिन यहां सिचुएशन अलग हो गई। यहां इसे इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिसकी वजह से Cu+2 इस प्लेट पे जाके जमा होने लगी। जमा होने लगी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, डिपॉजिट बोलोगे। इसका मतलब यहां कॉपर इसी कॉपर के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगी, जिससे ये प्लेट के ऊपर और कॉपर चढ़ गए, और कॉपर चढ़ गए, और ये प्लेट कॉपर से भर गई, मतलब प्लेट मोटी हो गई। तो यहां क्या हो रहा है, यहां कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जबकि यहां क्या हो रहा था, यहां जिंक गल रहा था, डिसॉल्व हो रहा था Zn+2 में। यहां जिंक क्या था, गल रहा था, लेकिन यहां प्लेट बनने लगी है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन दिस कॉपर प्लेट। क्लियर हुआ। अब देखिए, जब भी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब इस प्लेट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए, ये Cu+2 जो है यहां पे जाके डिपॉजिट हुई, तो ये प्लेट कैसी होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, इसलिए इस प्लेट का साइन क्या बनाओगे, पॉजिटिव। और तीसरा पॉइंट समझो, जिस जगह पर कोई भी चीज जाके इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस जगह का नाम कैथोड होता है, और इस तरह इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड। दूसरा अगर आपको समझना है तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस प्लेट में इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम कैथोड कहते हैं। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, माइंड में फिक्स कर लो। यानी कि हमने यहां पे टोटल 3 और 3 6 शब्द तैयार किए हैं। वो 6 शब्द क्या हैं, डिसॉल्व मतलब गलना, डिसॉल्व मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। और यहां क्या तैयार किया है, यहां तैयार किया है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर करना था। क्लियर। तो इसकी कहानी किस पर है, इस पर। और हमेशा याद रखिए, कहीं भी रिडक्शन तभी होगा जब वहां ऑक्सीडेशन हुआ होगा, कभी भी ऑक्सीडेशन तभी होगा जब वहां रिडक्शन हुआ होगा। तो ये था इसका बेसिक डिफरेंस, कि ये तो अपनी मर्जी के हिसाब से काम किया, लेकिन ये इसको देख के काम करेगा। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। इतनी बातें आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए की गई थी। अब आप लीजिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ये हमारा सेल है भैया, इसमें जिंक और कॉपर को यूज किया है, इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरे लिए किस नाम की हो गई, डेनियल सेल हो गई। और डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो 1.1 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1.1 वोल्ट का होता है। मतलब जब आप डेनियल सेल नया मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसका पोटेंशियल जो होता है वही स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, और वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, ये वाला कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट साइड का हिस्सा है, लेफ्ट का है। तो लेफ्ट के लिए आपको एक वर्ड तैयार करना है, लेफ्ट के लिए आपको एक वर्ड तैयार करना है, और वो वर्ड है लोन, LO, ठीक है, AN, जिसमें L क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड, वो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लोन है उसका यही मतलब होता है, लेफ्ट साइड में आप कराना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिस प्लेट पे होती है उसे क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड प्लेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब सारी बातें आपको बता रखे। जब यहां लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है, नेगेटिव है, तो राइट पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन होगा।
ठीक है, और ये प्लेट कैसी कहलाएगी, कैथोड प्लेट होगी, और ये टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्लियर हो गया? तो ये 2 पॉइंट हमने यहां से समझ लिया। अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग समझ लेना कि अगर अब आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला और कहां को गया, तो हम कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन जिंक से निकला है, कॉपर को गया है, या हम कहेंगे कि एनोड से निकला है और कैथोड को गया है। क्लियर? ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब एक तरीके से ओवरव्यू कि इस तरीके से इसका काम होता है। बाकी इसमें शॉर्ट बीज लगाए, सब कुछ लगाए, पोटेंशियल क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे तब दिखाई जाएगा। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड पेज तैयार करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन के जरिए। अब लौटते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले मतलब क्वेश्चन पे ही आ चुके हैं, यहां पे समझिएगा और अब दिमाग से समझिएगा। ठीक है, अभी तक आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया था। देखो, जो सेल आप बना के आए हो डेनियल सेल, ठीक है, वो ये है, इतना सा आपका है, ये आपका सेल है। हमने क्या किया, उस सेल में एक एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल वाला बैटरी लगा दिया। मतलब ऐसा बैटरी लगाया जो इसको अपोज करेगा, इसको रोकेगा, ऐसा काम करने से रोकेगा। जब तक ये सेल है तब तक जो अपना ये काम कर रहा था, और जब आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाया तो अब ये सेल को उस बैटरी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से समझिए। ये जो सेल है, इस सेल का पोटेंशियल आप ही ने बोला है 1.1 वोल्ट है, क्योंकि ये डेनियल सेल है, जिंक और कॉपर का खेल है, 1.1 वोल्ट है। और आपने जो ऊपर बैटरी लगाई है, वो बैटरी, उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है। इसका मतलब इस समय आपकी बैटरी ज्यादा दबंग है या ये वाली बैटरी दबंग है? तो आप कहेंगे सर ये वाली बैटरी इस समय पावरफुल है क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिस समय आपकी बैटरी पावरफुल है तो उस समय जो काम सीखे हो कि इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से निकला और कैथोड को गया, वही काम होगा। एनोड पे ये गल रही थी, कैथोड पे ये बन रही थी, वही काम होगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, जब एक्सटर्नल जो अपोजिंग में आपने रुकावट डालने के लिए जो बैटरी लगाई है, अगर उसका बैटरी का पोटेंशियल आपके बैटरी के पोटेंशियल से कम हुआ तो उस समय आपकी बैटरी पावरफुल है और जो हो रहा था वही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके जिंक रॉड से निकलेगी, कॉपर को जाएगी, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आता है, ये तो आपको पता ही है। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो जिंक से कॉपर जा रहा है, और अगर करंट पूछे तो कॉपर से जिंक जा रहा है, ये हो रहा है। और दूसरा काम क्या हो रहा था, जिंक आपकी गल रही थी, किस पे गल रही थी, एनोड पे, तो जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड, गल रही है एट एनोड, एंड कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर की रॉड जो है बन रही है एट कैथोड। कितना आसानी से आप अब सीखते जा रहे हो। क्लियर? तो ये हो गया ये पॉइंट। क्लियर? अब देखो दूसरा केस क्या है कि जो हमारी बैटरी थी, हमारा सेल था, उस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है क्योंकि भाई ये डेनियल सेल है, और जो आपने रुकावट डालने के लिए एक्सटर्नल एजेंट लगाया है उसका भी पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। तो दोनों बराबरी के हैं, और अगर दोनों बराबरी के हैं तो भैया ये बैटरी का फंक्शन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं मूव नहीं करेगा। मतलब आपका सेल और बाहरी सेल दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो ये बैटरी काम नहीं करेगी, और जब काम नहीं करेगी तो नो फ्लो ऑफ करंट या नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो केमिकल रिएक्शन। अब देखिए लास्ट पॉइंट, और ये है लास्ट पॉइंट। इस लास्ट पॉइंट में आपको सबसे अच्छे से समझना है क्योंकि यही था आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आपको टिक लगवाएंगे, पहले इसको समझ लो। यहां पर देखो, ये था भाई आपका सेल, आपका सेल था, और इसका पोटेंशियल कितना था, 1.1 वोल्ट। और आपने जो बाहर एक्सटर्नल अपोजिंग बैटरी, नाम ही देखो क्या लगा रखा है, अपोजिंग बैटरी, रुकावट देने वाला, जो अपोजिंग सेल या बैटरी आपने लगा रखा है, उसका पोटेंशियल ध्यान से देख लो, उसका पोटेंशियल आपके सेल से ज्यादा है। यानी कि ये दबंग है इस बार, और खुद ही बोल रहा है मैं अपोजिंग बैटरी हूं, तो ये सब अपोजिट काम करवा देगा। सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? देखिए, बाहर वाली बैटरी, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, वो दबंग होगा, वो पावरफुल होगा, वो कैसा है, आपके अपोजिट है। आपके अपोजिट है तो वो आपसे सारे अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, मतलब आप जो काम करते थे उसका अपोजिट काम करवाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां से, अभी तक आप क्या करते थे, सर जिंक रॉड यहां डिसॉल्व होती थी, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता था। अब क्या होगा, कॉपर की रॉड डिसॉल्व होगी और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। पहला आंसर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड से जिंक रॉड। क्लियर? हेंस करंट, भाई इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है तो करंट जो आई है वो उल्टा इधर फ्लो होगी, मतलब जिंक से कॉपर, सब उल्टा बोलना है। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बता दिया कि भैया जहां पे वो डिसॉल्व हो रहा होगा, जहां उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो प्लेट एनोड प्लेट होगी। बोल दिया आपसे, तो आप खुद बताइए
खुद बताइए, अभी आपने क्या बोला है? कॉपर, कॉपर जो है डिसॉल्व होगी, मतलब उल्टा बोलना है ना, तो आज कॉपर ऑक्सीडाइज होगी, मतलब ये वाला प्लेट कैसा होने वाला है? एनोड प्लेट होने वाला है। कैसा प्लेट होने वाला है? एनोड प्लेट होने वाला है। और ये प्लेट कैसा हो जाएगा आज? कैथोड, क्योंकि रिडक्शन होगा। जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड कहलाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एनोड हम इधर लिखें कि उधर लिखें, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड होगा। जहां रॉड गल रही है ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन है तो वो एनोड है, तो ये आज गलेगी और ये आज बनेगी। पहले क्या होता था? ये गल रही थी, ये बन रहा था। आज क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा काम होगा, तो ये गलेगी और वो बनेगी। गलेगी मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ये किस तरह का काम करेगा? एनोड की तरह, और ये फिर क्या बन जाएगा? कैथोड। क्लियर? अब देखिए, जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व। वाकई में कॉपर यहां टूट रही है, डिसॉल्व हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, मतलब जिंक की रॉड की मोटाई बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया ना? जो पहले एनोड हुआ करता था, आज वो क्या बन गया? कैथोड। और जो पहले कैथोड हुआ करता था वो आज बन गया एनोड। जब आपके सेल से जो बाहरी बैटरी आपने लगाई है वो बैटरी क्या हो? उसका पोटेंशियल ज्यादा हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगी, यानी जो आप काम करते थे उसका उल्टा काम अब आपको करना पड़ेगा। यही था आज का क्वेश्चन, आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, और ये रही आपकी बैटरी। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरा सेल कौन सा है। सेल और बैटरी में कंफ्यूज मत होना, कभी कभी मुंह से बैटरी भी निकल जाता है, ठीक है? तो ये रहा आपका सेल और ये रहा बाहर वाली बैटरी। अब आप खुद देख लीजिए, आपके सेल में यहां से यहां सब हो रहा था, वो लोन वाला फॉर्मूला याद था, LOAN वाला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जिंक से और कॉपर में जा रहा था, लेकिन आज इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो उल्टा काम होना है, उल्टा काम होना है। तो क्लियर है, इधर एनोड हुआ करता था, आज इधर क्या हो जाएगा? कैथोड। उधर कैथोड हुआ करता था, आज के इधर क्या हो जाएगा? एनोड। एनोड पे क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई? डिसॉल्व। खत्म। पूरा क्लास जितनी देर का जरूर गया है, लेकिन आपको बस ये 3 शब्द निकालने थे और कुछ करना ही नहीं था पूरी क्लास में। कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब इस चैप्टर में क्या लेके चलना है? डिपॉजिट। इतनी देर की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है जब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। अब आप देख लीजिए, अपोजिट काम करवाना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जरा इस सी ऑप्शन को पढ़ना, क्या कहता है? जिंक डिपॉजिट्स एट कैथोड। हाँ भाई, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, डिपॉजिट होगा। जिंक जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, एंड कॉपर डिसॉल्व एट एनोड। हो गया सी ऑप्शन। और इस तरह आपके एनसीईआरटी का 2 पेज अच्छे से तैयार हो गया। नेक्स्ट इसी तरह फिर एक क्वेश्चन लेंगे जो एक्सपेक्टेड होगा आपके एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी तगड़ा करना है। सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत ना हो, ये काम है इस सेशन का, कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना दिखे कि ये हमने पहले नहीं सॉल्व किया है, या फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम में हमसे गलती हो। जो सीखना है अच्छे से सीखना है। आज ये फंडामेंटल क्लास थी, और कल नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो भी फंडामेंटल होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब आप फंडामेंटल सीख लेंगे तो फटाफट फिर क्वेश्चन फोड़ने लगेंगे, फिर आपसे गलती के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।